हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि आज बीपीएससी 67 के प्रीलिम्स के एग्जाम्स हुए हैं, उसके पेपर को हम फुल डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो सेट अवेलेबल है वो है आपके पास में सेट सी, और सेट सी के सारे क्वेश्चंस को हम एक फायरी राउंड में इसके आंसर क्या हो सकते हैं, ऑप्शन क्या सही है इसके, उसी को हम चर्चा करेंगे। बाकी हम विस्तृत रूप से इसकी खंड हर एक सेक्शन का अलग अलग हम एक कंप्लीट जो है डिटेल डिस्कशन हम लेकर के आएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। जैसा कि पता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो जो है हमारे पास में सीरीज सी का है, और इसी से हम अपनी क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें देखा जाए, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सेक्शन से ही है, वो है इंडियन पॉलिटिक्स है, सेक्शन सी में। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट जो है लेजिस्लेशन, जो कि संसद की समिति है, वो इस तरह के नियम और विनियम बनाने से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो प्रश्न है आपके पास में, वो प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है मुकदमे तथा कार्यवाही से। इसका आंसर होगा ए। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे ही अगर हम चौथे प्रश्न की ओर जाएं कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी सी। महाराष्ट्र में पहली बार जो है लोकायुक्त स्थापित हुआ था। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एएस आनंद, इनका पूरा नाम था आदर्श सिंह आनंद, 1990 के दशक में के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। इनका आंसर जो होगा ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा बी। वैसे ही अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से क्या जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा आंसर सी, ग्रामीण खेल। इसका आंसर होगा ग्रामीण खेल। आपको पता है कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और इसमें कुल जो है 29 जो है विषयों को यानी कि सब्जेक्ट की चर्चा की गई है, जिसपे जो है पंचायती राज कानून बना सकती है। सातवां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। अगर हम बजट जो है वित्तीय वर्ष बजट जो है 2022-23 के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, तो वास्तव में 102 जो है अनुदान की मांगे जो है इस बार जो है लेटेस्ट बजट 2022-23 में पेश की गई है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि किस वर्ष जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत हुई या प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1953। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1953 में इसकी शुरुआत हुई। 9वां जो प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा उद्योगपति। डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। 10वां अगर प्रश्न की अगर हम बात करें कि भारतीय प्रशासन में विभाजन, एक्चुअली ये वर्ड इन्होंने थोड़ा सा एक काफी वेग सा और बड़ा अस्पष्ट सा यूज किया है। विभाजन नहीं बल्कि इसे विपाटन प्रणाली बोलते हैं। विपाटन का मतलब होता है स्प्लिट। ये जो स्प्लिट है, स्प्लिट सिस्टम किससे संबंधित है, तो ये नीतियों के निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। वैसे ही
अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो इसमें यह कहा गया है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए क्या क्या कथन दिए गए हैं उस पर हम पहले विचार कर लेते हैं। तो वो विचार जो है हमें इस तरीके से करना है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, यानी ये क्या एक स्टेटरी बॉडी है? नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये कथन सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति केवल सलाहकार के रूप में सलाहकारी है, ये सही है। एडवाइजरी रोल होते हैं, एडवाइजरी होते हैं इनके रिकमेंडेशन। और पहला वित्त आयोग जो है 1950 में गठित किया गया था, ये गलत है। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है, ये जो है दो सही है और इसका आंसर होगा सी। अब आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी BNI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और ये विचार करें तो इसमें यह बात कही गई है कि वास्तव में आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, ये पहला स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दूसरा स्टेटमेंट की बात करें कि BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। और चौथा जो एक तरीके का कथन दिया गया है कि BNI में 6 आयाम होते हैं। इसमें से पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर अगर आप निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस कथनों को अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो इसमें से कथन 1 और कथन जो है 3 जो है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। इसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक को स्थापित किया गया है। अगर इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा कृषि विकास बैंक। इसका जो आंसर होगा ये होगा कृषि विकास बैंक, सी इसका जो है राइट आंसर होगा। वैसे ही अगर हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का जो एक तरीके से मान है वो वास्तव में कितना रहा है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक तरीके से देखा जाए तो 2019 के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी 0.574। ये याद रखिएगा 2019 के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.574। इसी तरीके से अगर हम देखें अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि 15 का जो प्रश्न है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो राजकोषीय घाटा के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो है एक फिस्कल डेफिसिट के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट का किस प्रकार का अनुमानित था 2021-22 में। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 22,511 करोड़। इसका आंसर होगा ए जो है ऑप्शन, ये सही है। 22,511 करोड़ जो है एक तरीके से अनुमान लगाया गया है। वैसे ही अगर हम 21वें प्रश्न की ओर जाएं तो इसमें कहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम 22वें की ओर जाते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर रहा है कि द्वितीय
चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो 2020-21 से 2025-26 के दौरान इसे लागू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से अगर हम 23वें प्रश्न की ओर बढ़े तो इसमें यह कहा गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसके अगर आंसर को अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ है कि भारत के जो हैं वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इसके सदस्य या फिर इसके हिस्से नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम अगले प्रश्न की ओर चले, 24वें प्रश्न की ओर चले, तो 24वें प्रश्न में पूछा गया है, इसमें कुछ समितियों की चर्चा की गई है कि भाई ये जो बनी हुई है समिति या आयोग वो किससे संबंधित है। पहला ही जो इन्होंने देखा है, ये इन्होंने चर्चा किया है, ये चर्चा की है एक तरीके से सरकारिया आयोग की। आपको पता है कि आर्य सरकारिया आयोग जो है 1983 में बनती है और ये जो एक तरीके से आयोग रहा है वो वास्तव में केंद्र राज्य संबंधों पर जो है ये बना हुआ था। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन देखा जाए 3 है। तो ए के साथ अगर हम देखें 3 के हिसाब से देखें तो एकमात्र ए ऐसा ऑप्शन है जहां पर जो है सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध पे है। तो इससे बना हुआ इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन जो है एक तरीके से देखा जाए तो ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगर जहां तक हम देखें कि सी रंगराजन समिति किस पे बनी थी तो एक गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति बनी हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर के, और नरसिम्हन समिति जो बनी हुई थी वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी हुई थी। इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो आंसर हो जाएगा, आप एक का 3 है और आसानी से इसको आउट किया जा सकता है, फाइंड आउट किया सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में ये जो 25वां एक प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और ये पूछा है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुने। यानी कि आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ना कि घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में आपको जो है इसको सजाना है। आरोही क्रम में की बात अगर हम करें, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अगर हम देखा जाए तो बी होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी बी जो है इसका एक राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर अगर हम चले, 26वें प्रश्न की ओर अगर हम चले हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। अगर इसका आंसर अगर आपको पता हो तो ये बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा क्रिप्स मिशन का जो है एक तरीके से जो आगमन हुआ वो सबसे पहले हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से अगर हम देख ले कि वास्तव में 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन आयोजित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का, उसकी अध्यक्षता किसने किया? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसके जवाब लगभग सभी लोग जानते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। इसी तरीके से 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित जो है नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जो है, डी जो है राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इसके बाद आते हैं कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसके ऑप्शन से ये क्लियर कट हो जाता है कि ये जगदीशपुर आरा बिहार से थे। इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अगर हम 30वें प्रश्न की ओर बढ़े, 30वां जो प्रश्न है ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा जयप्रकाश नारायण, यानी बी जो है इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण जो है एक हजारीबाग जेल से अब फरार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 31वां अगर प्रश्न देखें, अगर 31 प्रश्न को हम देखें 31वें नंबर की, तो इसमें पूछा गया है कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, क्योंकि ये बिहार से है तो इसे बिहार स्पेसिफिक समझिए कि गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। इसका आंसर का ऑप्शन सही है ए। चितरंजन दास ने एक तरीके से गया जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो है उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगर हम 32वें प्रश्न की ओर जाएं तो इसमें ये पूछा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका जो आंसर है ये सभी को बहुत आसानी से मालूम होगा कि उनके पास खाद्य एवं कृषि, फूड एवं एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो इनके पास में था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 33वें प्रश्न की ओर जाएं, इसमें पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में, जो पड़ता है कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहां पर जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि 1905 के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर इसका आंसर आपको पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसकी जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के एक राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने जो है की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वैसे ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को मालूम होगा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक के हैं लाला लाजपत राय, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय ने जो है अनहैप्पी इंडिया नामक बुक लिखी थी। वैसे ही अगर हम अगले प्रश्न की ओर जाएं 36वें नंबर प्रश्न में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? बहुत ही आसान प्रश्न, पुनः एक बार हिस्ट्री से पूछा गया है। तो सबको मालूम है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32 में, उस तीनों में भाग लेने का जो है एक जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वो B.R. अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है इसमें भाग लिए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 37वें प्रश्न की ओर चले कि 37वां प्रश्न आखिर क्या कह रहा है, कि 37वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि 37वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की जो है एक तरीके से स्थापना किसने की थी? इसका जो अगर आंसर अब देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए इज द राइट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वैसे ही अगर 38वां नंबर प्रश्न देख ले कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक वर्ड एक था नेताजी, किस देश में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में जो है इनके सामने जो है एक सम्मान सूचक वर्ड जो है नेताजी हिटलर के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 39वें प्रश्न की ओर जाएं तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि चट्टगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूर्य सेन जो था एक जो है चटगांव जो है आर्मरी जो है रेट से एक तरीके से संबंधित है। वैसे ही पूछा गया है 40वां प्रश्न कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, इनकी एक पुस्तक का नाम है आनंद मठ, में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था इसके अंतर्गत। तो इसका 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 41वें प्रश्न की ओर जाएं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की जो है वास्तव में जो है एक तरीके से लंबाई क्या होगी? तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा ये 24 मीटर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि 100 मीटर की दौड़ में
ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की जो है वास्तव में गति क्या होगी? तो इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर होगा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम जाएं तो इसमें पूछा गया है कि एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, तो इसका सही समय क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोपहर के 12:48 जो होंगे, यही सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा सही, बी इज द राइट ऑप्शन। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर अगर हम जाएं तो 42वां प्रश्न ये कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में, ये हमने देख लिया है, 42वां प्रश्न हमारे पास हो गया है। अब हम 44वें प्रश्न की ओर देखिए। अगर निरंतर भिन्न के संबंध में यह सवाल पूछा गया है कि यह निरंतर भिन्न इस तरीके की है, तो अगला जो है इसका क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है? तो इस मान की अगर हम चर्चा करें तो इस मान का जो होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ए जो है 1 जो है इसका वैल्यू होगा, यही इसका जो है एक तरीके से राइट आंसर है। वैसे ही हम 45वें की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न ये कहता है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 और 5 और 6 से जो है वास्तव में जो है एक तरीके से विभाजित होगी? ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 और इसमें देखा जाए तो 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो हैं वास्तव में 4 और 5 से विभाज्य होगा। इसका जो आंसर जो है अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको है, वो है 6 जो ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ही यदि n, 46वां प्रश्न है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्लियर कट है कि ये 17 होगा। और इसका जो 17 है, इसका मतलब ये जो है बी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर है ये। साथ ही साथ 47वां अगर प्रश्न देख ले कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है, तो संख्याएं जो है एक तरीके से वास्तव में जो है कितनी है? ये जो एक प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो होगा 628 और 372, यानी सी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 48वें प्रश्न की ओर जाएं, 48वां जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि log √2 का अगर 32 मान है तो इसका जो है क्या मतलब होगा, वैल्यू कितना हो सकता है? अगर इसकी हम बात करें कि ये वैल्यू वास्तव में कितना होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो एक तरीके से मान होगा वो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 5 होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं कि 49 वाला नंबर का जो प्रश्न है कि 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को जो है वास्तव में 20% की जो है हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 में कितना बेचना चाहिए? तो इसका जो एक तरीके से आप आंसर अगर देखेंगे कि इसका आखिर आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो वास्तव में देखा जाए तो बी होगा इसका राइट आंसर, यानी 18 बेचना पड़ेगा, तभी इसे जो है 20% का जो है एक तरीके से इससे फायदा होगा। यानी इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी 18। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम बात करें
कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो पार करेगी? अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जरा अनुमान लगाइए। आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा, तो इसका आंसर होगा 7.1/3 जो है इसका जो होगा तो इसका सी जो है राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न ऐसे थे जो एक तरीके से मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है वो एक 51 नंबर प्रश्न है। इसमें ये पूछा गया है कि वास्तव में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वास्तव में गलत है। अब इसमें विकल्प की जहां तक हम बात करें, इसमें जो विकल्प दी गई है उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या विकल्प है। कि नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो इसका अगर देखा जाए ये जो 51 नंबर का प्रश्न है इसमें जो है एक तरीके से कौन गलत है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में ये जो कथन है ये एक तरीके से गलत है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है कि गलत को ही हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बाकी बी, सी और डी जो है ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। एक तरीके से ये देखा जाए तो यही इसका एक आंसर होगा। दूसरा अगर प्रश्न 52 की हम बात कर ले कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, और इस कथन की अगर हम चयन करने की हम बात करें कि 52वां नंबर जो है इसमें जो कथन है कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह जो है एक तरीके से चमकता है, ये जो है एक तरीके का है, ये जो है एक गलत स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा वास्तव में जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वैसे ही एक पूछा गया है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वास्तव में जो है एक सत्य है। तो सत्य कथन है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये कथन जो है सही है। इसका विद्युत चालकता समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द राइट है। वैसे ही अगर हम 53 से 54 की ओर बढ़े तो 54 में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम का वास्तव में जो है प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है प्रमुख घटक है एक तरीके से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का, जिसे हम कह सकते हैं एलपीजी का, तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन, डी इज द राइट ऑप्शन इज द डी। 55वां एक प्रश्न है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे वास्तव में क्या कहा जाता है। तो इसका जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसे अवशोषण कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। 56वां प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आम तौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है। तो इसका जो एक तरीके से आप देखेंगे आंसर होगा तो ये बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए जो है राइट है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। 57 का एक प्रश्न है कि रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ क्या होता है वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रात में मुक्त करता है। दिन में ये आपको ऑक्सीजन छोड़ेगा, रात में जो है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मानव के लिए एक हानिकारक गैस होता है। इसलिए करके ये कहा जाता है कि रात्रि काल में पेड़ के नीचे न सोए। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। वैसे ही अगर हम 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें कि 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, बड़े आसान सा सवाल है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, इसका ऑप्शन सी है राइट आंसर।
वैसे ही अगर हम 59वें नंबर प्रश्न को देखें, 59वां जो नंबर प्रश्न है ये कहता है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में सभी में मदद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भोजन के भंडारण, ए इज द राइट आंसर। ये जो भोजन के भंडारण में भी जो है एक तरीके से मदद करता है, तो 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि आधान, जिसे ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है, में न रक्त केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। तो आपको पता है कि RH फैक्टर जो होता है उसमें भी समान होना चाहिए। RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर की खोज जो है एक रिसस मकाका नंबर बंदर में की गई थी, जो मूलतः जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। वैसे ही पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित है, आखिर इसका पोजीशन पूछा गया, पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पे स्थित होती है। ये बड़ा आसान प्रश्न है। मस्तिष्क में जो है इसका एक पोजीशन होता है, ये वास्तव में यहीं पे स्थित होती है। तो इसका आंसर है डी। अगला जो एक प्रश्न पूछा गया है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पराध्वनि तिरंगे, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। वैसे ही 63वां नंबर प्रश्न है, काफी आसान सा प्रश्न है कि सार्वभौमिक स्वीकार्यता रक्त समूह कौन है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको माना गया है? तो आपको पता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है माना जाता है वो ए और ए बी ब्लड ग्रुप को माना जाता है। तो ये जो है सी इज द राइट आंसर। सी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। ये पूछा भी है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह जो है कौन सा है। तो यूनिवर्सल जो है एक तरीके से डोनर पूछ रहा है, स्वीकार पूछ रहा है तो रिसेप्टर होगा, तो इसका ए बी होगा। अगर डोनर पूछा जाए तो एक तरीके से जो है उसका जो आंसर हो जाएगा ओ हो जाएगा। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निमोनिया एक संक्रमण है, किससे जुड़ी हुई है? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का या फेफड़ा का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। आंसर जो होगा इसका डी होगा। 65वां नंबर प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़े कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है? वास्तव में ये कॉनकेव है, यानी कि ये अवतल है, इसी के कारण उसकी जो है छवि बड़ी लगती है। और ये जो आंसर होगा आंसर ए अवतल, यानी ये कॉनकेव है, कॉनकेव। अगला है एक प्रश्न है 66वां प्रश्न कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति करता है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाए कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही पूछा गया है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे जो है वास्तव में जो है एक तरीके से समझाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन से इसे समझाया जा सकता है। 68वां नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर जो है आधारित है? बहुत आसान प्रश्न है। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, यानी बी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 69वें नंबर प्रश्न की ओर जाएं तो 69वां नंबर प्रश्न ये कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी जो है निम्न तापमान पर उबलने लगता है। यही आपका जो है सही आंसर है, यही सही कारण है, यानी उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर होगा राइट जो होगा आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 70। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? वास्तव में कमरे का तापमान जो है अगर आप दरवाजा खुले छोड़ देते हैं तो वास्तव में जो है बढ़ जाएगा, यानी बी जो है राइट आंसर होगा। 71वें प्रश्न की ओर जाते हैं कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में
तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या हो सकता है? वास्तव में इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, जल स्तर समान रहेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। यही इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है सुमेलित जो है नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर ये सही है, एमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ये भी सही है, गैल्वेनोमीटर जो है एक तरीके से विद्युत प्रतिरोध ये गलत है। तो वास्तव में इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ वास्तव में गिर रहे हैं तो क्या हो सकता है? तीनों एक साथ गिरेंगे, एक साथ ही जमीन पर गिरेंगे, क्योंकि ये वैक्यूम में पूछ रहा है, एक निर्वात में पूछ रहा है, तो वैक्यूम में तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही 74वां प्रश्न है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का आखिर वास्तव में कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही 75वां प्रश्न की ओर अगर हम जाएं तो यह पूछा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किस पर है? द्रव्यमान संख्या वास्तव में क्या होता है? तो इसके अगर आंसर को देखेंगे तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग जो होता है यही उसकी द्रव्यमान संख्या होता है। आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट ऑप्शन है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग जो है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या को इंगित करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम 76वें प्रश्न की ओर जाएं, इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? अगर पूछा गया तो अगर देखा मुख्य घटक का मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वास्तव में इसमें चूना पत्थर, लाइमस्टोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर इसी तरीके से अगर हम 77वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि 77 नंबर जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, इसका क्या कारण है? तो द्रव्यमान संख्या में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। 77 का आंसर होगा बी। 78वां अगर प्रश्न की ओर हम चले कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती है त्रिक बिंदु। आंसर डी जो है इसका जो है राइट आंसर है। त्रिक बिंदु जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर चले कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सभी को पता है, बड़ा आसान प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है। आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बॉक्साइट इज द मेन जो है और एक तरीके से पाया जाता है, एल्युमिनियम का होता है। वैसे ही 80वें प्रश्न की अगर हम चले कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? याद रखिएगा 7 से अधिक की बात करता है तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 से कम होगा तो वो एक तरीके से अम्लीय विलयन होगा। 7 से मान से अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय विलयन है ये। मोर देन 7 पीएच वैल्यू अगर है तो। 81वें प्रश्न की ओर अगर हम चले कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से जो है वास्तव में जो है शुरू किया? तो इसका आंसर होगा, सभी को पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 से एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 साल का कार्यकाल जो है मिला है। और इसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2021 से। तो इसका आंसर सी जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम बात करें 82वां नंबर एक प्रश्न है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? बहुत आसान सा सवाल है कि वास्तव में किसने एक तरीके से इसका निर्यात किया? तो इसमें इसका स्पुतनिक बना हुआ कहाँ का था? स्पुतनिक बना हुआ था रूस का। रूस ने एक तरीके से जो है निर्यात किया। बी इज द राइट आंसर, रसिया इज द राइट आंसर। वैसे ही अगर हम एक
अगले प्रश्न 83 की ओर जाएं कि जो बाइडन जो है पदभार ग्रहण किया, वो अमेरिका के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? उनका जो है नंबर क्या था एक अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे? जो बाइडन ने जो पदभार संभाला वो अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? अगर इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपको देखना हो तो इसका आंसर है 46वें। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन ने जो है अपना जो है शपथ ग्रहण किया है। अगला जो प्रश्न है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी जो है मुख्य अतिथि जो थे कौन थे? इसमें से देखा जाए तो बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, शेख हसीना, इसमें से कोई नहीं थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। 84 का जो है एक तरीके से देखा जाए ई आंसर होगा। कोई बोरिस जॉनसन भी नहीं थे, व्लादिमीर पुतिन भी नहीं थे, शेख बराक ओबामा भी नहीं थे, शेख हसीना भी नहीं थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में देखिए क्या पूछा गया है। 85वां नंबर पूछा है कि यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो है वास्तव में जो है कौन है? और इसका जो आंसर है टीएस तिरुमूर्ति जो है ये भारत में यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। बी इज द राइट आंसर। टीएस तिरुमूर्ति जो है इसके अस्थायी प्रतिनिधि है भारत के यूएन में। बी इज द राइट आंसर। 86 की ओर अगर हम चले कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए, ऑप्शन ए है गोपालगंज। गोपालगंज इज द राइट आंसर। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर जाते हैं 87 कि बिहार विधान परिषद की जो है एक तरीके से पहली जो है बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है 87 में। तो 87 नंबर का आंसर हो जाएगा 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 1913। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगले अगर हम प्रश्न की ओर चले कि बिहार के रश्मि कुमारी एक क्या है? तो बिहार के जो रश्मि कुमारी है वास्तव में ये एक कैरम इंटरनेशनल कैरम प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है बिहार से रश्मि कुमारी जो है वो कैरम की खिलाड़ी हैं। बी जो है ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 89 की ओर कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो बहुत ही आसानी प्रश्न है। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर चले कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो हैं वास्तव में आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 38। वैसे ही अगर हम 91 की ओर जाएं तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में जो है लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। वैसे ही झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया? बड़ा सिंपल सवाल। 2000 में विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ झारखंड जो है एक तरीके से 28वें जो है एक तरीके से राज्य के रूप में जो है गठित किया गया झारखंड का। और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर किस लिए करके? 15 नवंबर जो है एक तरीके से देखा जाए बिरसा मुंडा की जो है एक जन्मदिन होता है, इस लेकर के इस दिन इसका गठन किया गया 2000 में। ए इज द राइट आंसर। 93 की ओर चलते हैं। 93 में क्या पूछा गया है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
और इसका आंसर हो जाएगा कौशल और उद्यमिता विकास। डी इज द राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग जो है वास्तव में जो है एक तरीके से शामिल हैं। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, अगर 94 की अगर हम बात करें तो 7 जो है, बी जो है राइट आंसर है। 7 विभाग शामिल किए गए हैं। 95 की ओर चले कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में 2020 में शुरू किया गया था। इसका जो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया। डी इज द राइट आंसर। खगड़िया से इसकी जो है शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो खगड़िया से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96 की ओर जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न पूछा है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित किया गया। बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत चर्चा का विषय रहा। इसका आंसर है, सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 प्रश्न की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न की ओर, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई वास्तव में कितनी है। तो ये जो है एक तरीके से अटल टनल की बात कर रहा है, इसकी लंबाई की बात कर रहा है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। 98 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। वास्तव में 2017 में जो है जनरल बजट और एक रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। आपको पता होगा कि 1924 में एक वर्ष कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर जो है 1924 में रेल बजट को एक जो है आम बजट से अलग किया गया और पुनः 2017 में जो है रेल बजट और आम बजट को एक साथ पुनः जो है एक तरीके से जो है मिला दिया गया आम बजट के साथ में। तो राइट आंसर इज द 2017। सी इज द राइट आंसर। अगली बात आइए 99 नंबर प्रश्न, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। बहुत ही चर्चा में रहा है, सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 100वें प्रश्न की ओर। और 100वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, जरा देख लेते हैं। 100वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है किससे है। बहुत चर्चा का विषय रहा है। वास्तव में ये संदर्भित है किससे, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 101 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। लद्दाख इज द राइट आंसर। लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। सी, लद्दाख इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लद्दाख की कोई अपनी विधायिका नहीं है। 102 की ओर जाते हैं। 2021 के यानी कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर जो है कौन है। इसका जो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा संदेश झिंगन। बी इज द राइट आंसर। संदेश झिंगन को दिया गया था मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। संदेश झिंगन, बी इज द राइट आंसर। आते हैं 103 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है, यह प्रश्न ये कहता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। अगर इस प्रश्न का सही जवाब आपको पता होगा तो सबको पता होगा कि 1 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 104 की ओर चलते हैं कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया। सबको पता है कि एक तरीके से नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। और वास्तव में ओलंपिक में 7 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 जो है
रजत और 4 जो है कांस्य पदक थे। तो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले खिलाड़ी थे वो थे नीरज चोपड़ा, और पूछा गया किस खेल से संबंधित थे, तो सभी को पता है कि वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। तो भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक मिला, इकलौता स्वर्ण पदक मिला ओलंपिक में, वो मिला भाला फेंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं 105वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो देखें इसमें क्या पूछा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ये देखिए पैरालंपिक की पूछ रहा है टोक्यो में, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। टोटल पदक जीते भारत ने 19। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। इसके अगर देखा जाए तो वास्तव में जो इसका एक तरीके से एक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अगस्त 2021 से। भारत ने किस तारीख से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है, इसका आंसर है 1 अगस्त 2021 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 107वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 107वां प्रश्न क्या पूछ रहा है जरा देख लिया जाए कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। बहुत ही अब पूछिए एकदम क्लोज टेस्ट है, कौन था। मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू जो थे वो अंतिम जो है एक तरीके से अमेरिकी सैनिक थे जो छोड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू ने अंतिम सैनिक के तौर पर अफगानिस्तान छोड़ा था जो एक यूएस आर्मी से थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 108 नंबर प्रश्न, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट जो है एक फ्रांस की जो है कंपनी है, इसी ने जो है भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की। डसॉल्ट एविएशन, बी इज द राइट आंसर। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न ये पूछता है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई। इसका आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 2019 में। ए इज द राइट आंसर। दिसंबर 2019 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। आंसर है दिसंबर 2019। ऑप्शन में है ए, पेगासस एक जो है स्पाइसवेयर है, किस देश में विकसित किया गया, काफी चर्चा में रहा। आंसर है ए, इजराइल में विकसित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 111 की ओर कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये सभी लोग जानते हैं, बड़े आसान सा प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बी इज द राइट आंसर। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो है वास्तव में कौन थे। इस लियाकत अली खान जो थे इंतरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर थे लियाकत अली खान। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 113 की ओर कि 1855 में संथाल विद्रोह का जो है वास्तव में जो है एक तरीके से नेतृत्व किसने किया। आसान प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू ने। ए इज द राइट आंसर। चलिए 114 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया। बड़ा ही आसान सवाल है, राजकुमार शुक्ल ने जो है इनको एक तरीके से इनविटेशन दिया था। अब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया। चलिए 115 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 115 नंबर पर जो प्रश्न है ये वास्तव में क्या कहता है, ये पूछा गया है 115 नंबर में कि बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्ति की थी या हुई थी, किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध। राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए 116 नंबर प्रश्न की ओर देखिए कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया। सचिंद्र नाथ सान्याल। सी इज द राइट आंसर। चलिए 117 की ओर बढ़ते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का जो है गठन जो है वास्तव में किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी,
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में की थी। इसका गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 118 प्रश्न की ओर चलते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न, सासाराम, ए इज द राइट आंसर। चलिए 119 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो है एक जो है स्थल गुजरात में है। ये जो है आसान प्रश्न है, लोथल में है। लोथल एक हड़प्पा साइट है विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। लोथल इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चोल वंश का संस्थापक जो है वास्तव में जो है कौन है। इसका जो आंसर है वो है ए, विजयालय जो थे चोल वंश के संस्थापक थे। ए इज द राइट आंसर। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। चलिए 121वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो हैं कौन थे। इसका आंसर है महाकश्यप। बी जो है राइट आंसर, महाकश्यप। बी इज द राइट आंसर। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। चलिए अब चलते हैं 122 नंबर प्रश्न की ओर। 122 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वास्तव में 122 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 122 नंबर प्रश्न है कि किरातार्जुनीय एक पुस्तक है किरातार्जुनीय पुस्तक जो है एक तरीके से किसने लिखी। तो भारवी ने जो है इस पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो आंसर ए जो है इसका ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा किया। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक जो थे वो कौन थे। 124 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की। आंसर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। 125वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 125वें नंबर प्रश्न में ये देखते हैं कि किस मुगल शासक के समय 125वें नंबर प्रश्न में किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। बड़े आसान प्रश्न है। जहांगीर के समय आए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा एक तरीके से लिखी गई थी। बहुत ही आसान प्रश्न, अबुल फजल, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। 127 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 127 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। अब इसका जो आंसर है आप बताइए कि रैयतवाड़ी कहां पर लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी जो है मद्रास में जो है लागू की गई थी। मद्रास इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मद्रास में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। चलिए 128वें नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि 128वें नंबर प्रश्न क्या कहता है। और 128वें में यह है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। बहुत ही आसान प्रश्न, सभी लोग जानते हैं। वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने जो है एक तरीके से विनायक दामोदर सावरकर जिनका पूरा नाम था, उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। वीडी सावरकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए 129वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम आगे बढ़े। इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। पुनः एक बार बड़े आसान प्रश्न, सभी को पता है एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कोई हुई है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वो सरोजिनी नायडू थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। एनी बेसेंट was the first president of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए
बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरुआत किया? बड़ा ही आसान प्रश्न, पुनः एक बार, बहिष्कृत भारत। सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जर्नल की शुरुआत की थी। चलिए 131वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें यह देखने की कोशिश करते हैं कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृष्णा और गोदावरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिंग के संबंध में है? 132 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखेंगे एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये सही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दूसरा कि ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने हुए होते हैं। 132 नंबर की बात हम कर ले तो ये देख सकते हैं कि ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। अगर इसकी हम बात कर ले 132 नंबर प्रश्न की जो आंसर है इसमें, तो ये जो है ये गलत है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें तो चौथा भी जो है स्टेटमेंट जो है ये वास्तव में जो है एक तरीके से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4 जो है सही है और कथन 3 जो है ये गलत है। 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है और 4 सही है। तो आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 133वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? सभी को पता है कि झारखंड के धनबाद में जो है वहां के कोयला के खदान में आग लगी होती है जो भूमिगत है। आंसर हो गया सी, झारखंड इज द राइट आंसर। चलिए 134वें नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 134वें नंबर प्रश्न में यह है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का जो है एक तरीके से भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा गया इज द राइट आंसर। गया में अभ्रक के भंडार हैं। सी इज द राइट आंसर। गया में अभ्रक के भंडार है बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 135वां नंबर प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में वास्तव में जो है एक तरीके से स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोजपुर। सी इज द राइट आंसर। भोजपुर जो है सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो भोजपुर में स्थित है। चलिए 135 नंबर का प्रश्न का हमने देख लिया। चलिए 136 की ओर चलते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन भी लगभग क्लियर करें। दक्कन का पठार नहीं होगा, सेंट्रल हाइडल नहीं होगा, मेघालय का पठार नहीं होगा, तो छोटा नागपुर का पठार इज द राइट आंसर। सी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 137वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि 137वें में वास्तव में क्या पूछा गया है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चलिए बहुत ही ये करंट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कंवर झील है जो कि बेगूसराय में है। कहां पे है? बेगूसराय में है, स्थित है। कंवर झील जो है रामसर साइट है। ये जो है बिहार का पहला रामसर साइट है बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा ए, गया इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गया में ब्रह्मयोनी हिल जो है स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 139वां नंबर प्रश्न ये कहता है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो है इसमें सबसे अधिक जिले हैं। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर पूर्व जिले में बिहार के सबसे ज्यादा जो है कृषि जलवायु जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 140वां नंबर प्रश्न आखिर क्या कहता है? 140वां की ओर चलते हैं कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो वास्तव में संबंधित है किससे है? तो पृथ्वी के आयाम की माप से जो है ये संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। जियोडेसी
पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 141 की ओर हम बढ़ते हैं कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो भी लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ज्योग्राफी है, उनके लिए काफी एक केक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वेगनर ने दिया था। बी इज द राइट आंसर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत वेगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या विकसित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। अगला प्रश्न है 142 नंबर के। अगर हम प्रश्न को देखें कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, आंसर हो जाएगा ए जावा। जावा इज द राइट आंसर। ए इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो वास्तव में ये जावा के समानांतर स्थित है। चलिए 143वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। चलिए ये फेरेल के नियम से पूछा गया प्रश्न है। सभी लोगों ने क्लास 5-6 में ये पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के बुक में कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध की वायु अपनी दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की वायु अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 144वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, 144वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ में भूमि सीमा वास्तव में जो है नहीं है। लेबनान की नहीं बनती है। ए इज द राइट आंसर। 144 का क्या हो जाएगा, लेबनान। ए इज द राइट आंसर। लेबनान से जो है कोई भूमि सीमा मृत सागर के साथ नहीं बनती, बाकी जॉर्डन के साथ बनती है, इजराइल के साथ बनती है और फिलिस्तीन के साथ भी बनती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ एक व्यापक रूप से वितरित है, किसका जो है वास्तव में जो है एक तरीके का ये जो है खनिज है। इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का ये खनिज है। बी इज द राइट आंसर। टाइटेनियम इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। चलिए आप इसमें स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो ये कहते हैं कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। ये सही है। स्टेटमेंट देखा जाए तो ये जो है एक सही स्टेटमेंट है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें यह कहा गया है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की जो नदी है वो जो है एक जो युवावस्था की नदी है, जबकि एक तरीके से प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वो एक प्रौढ़ावस्था की नदी है। तो ये भी ऑप्शन जो है वास्तव में सही है। तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा स्टेटमेंट हम देखें क्या है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण कारण बनाती है। ये गलत है। तो इसमें जो दो जो है, 1 और 2 जो है कथन वास्तव में सही है। तो इसका जो है एक तरीके से अगर आप आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है। इसमें पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए विकल्पों में। तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम चले, 147वें नंबर प्रश्न कि गंगा के मैदान को एक देश के रूप में जो है वर्णित जो है किया गया है। इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसके 2 है, पेडी प्लेन भी है और जियो सिंक्लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, ए और सी दोनों। तो ई इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है ये है। ई इज द राइट आंसर। इसको पेडी प्लेन भी बोलते हैं और साथ ही साथ जो है जियो सिंक्लाइन भी बोलते हैं। ई इज द राइट आंसर। चलिए 138वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक मीठे पानी का झील है। अगर हम बात करें 148वें नंबर की हम बात करें तो इसका आंसर जो है चिल्का जो है नहीं है, सांभर भी जो है नहीं है। चिल्का नहीं है, सांभर नहीं है, भूलर है और लोकताल है, तो इसे 1 से ज्यादा है। तो ई इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 149वें नंबर प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। बहुत आसान प्रश्न है। इसका
एक तरीके से आंसर जो हो जाएगा सनी हो जाएगा। सनी लगभग जो है पानी पे तैर भी कर सकता है, तो इसका घनत्व काफी कम है। डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सनी, सैटर्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता जो है वास्तव में क्या है। तो देखा जाए तो चिड़िया जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये जो है लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर। तो पश्चिमी सिंहभूम का चिड़िया जो है लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। हमने अपने इस सेशन में सीरीज सी के सारे 150 प्रश्नों को देखा और उसके सही आंसर को हमने ऑप्शन के थ्रू आपको बताया कि इसके ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा के लिए हम फिर से आगे हम लेकर के आएंगे इसकी एक डिटेल एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।